तो हेलो फ्यूचर मेडिकोस, बताइए कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं 12th का सेकंड चैप्टर, है ना, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें मैं आपको बता दूं इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले 2.1 टॉपिक दिया हुआ है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, ओनली कभी कभार स्टेटमेंट दे सकते हो आपको। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो, आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर वही होता है कि हमारे गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है, फिर गेमेट का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल गेमेट व फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल व फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा और उसका ट्रांसफर होगा। तो इसके अंदर ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर होता है, उसे पोलिनेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम पोलिनेशन नहीं देखेंगे, पोलिनेशन से पहले मेल व फीमेल जो गेमेट बनते हैं उसकी प्रोसेस को देखेंगे। तो इसमें 2.21 है ना, 2.2.1 है ना, इसमें स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में बताया गया है ना। इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर होगी। देखना भाई, आप ये लेक्चर देख रहे हो ना एकदम, फिर आपको ये शॉर्ट नोट्स भी बना लेने। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद होगा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओके, अब आगे करते हैं, इससे कंटिन्यू। देखो आगे दे रखा है, मीन्स 2.1 का एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं। एनसीईआरटी में जो फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म होता है ना, इसमें क्या क्या दिया है, इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो एक जगह लिखा हुआ है कि फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड द कल्चरल वैल्यू। देखो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ देखो नीट तो पूछेगा नहीं। यहाँ पे नीट वाला क्या करेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कि इनमें से क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वहां पे डायरेक्ट ही आएंगे, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो आपको ये डायरेक्ट पढ़ लेना है एक बार और ये लिख लो, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, इसके साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, डायरेक्ट है कि एस्थेटिक ये पांच चीजें थी, उसमें यूज होता है। और फिर यूजेस फॉर द ह्यूमन फीलिंग सिंबल, मीन्स होता है ना, इंसान होता है ना, अपनी फीलिंग्स के सिंबल के लिए भी तो इसको यूज करता है और हर कोई जानता है इसे, तो है ना, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि लास्ट में लिखी है कि फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, हमें पता है ये व एम्ब्रियोलॉजिकल साइट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या पढ़ना है इसमें? ओनली 5 चीजें, कि फ्लावर आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, कि फूल को किस किस में यूज किया जा सकता है, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, एस्थेटिक, इनमें फ्लावर को यूज किया जा सकता है। ह्यूमन की फीलिंग के लिए किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए किया जा सकता है, इन ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जा सकता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये क्या बताएगा कि ये मॉर्फोलॉजिकल व एम्ब्रियोलॉजिकल साइट है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो 2.21 में दे रखा है, स्टेमन को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। स्टेमन होता क्या है, कि ये क्या होता है, जो एक फ्लावर होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक तो फिलामेंट और एक एंथर से मिलकर बना होता है। देखो ऐसे याद रखना आप, ये एक स्टेमन है। अब भाई आप बोलोगे कि हमें तो फ्लावर का ही पता नहीं है, चलो आपको फ्लावर भी दिखाता हूँ। फ्लावर कुछ ऐसा होता है, आप ये मानो एक फ्लावर होता है, उसके अंदर मैं ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करता हूँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट की। चलो आपका एनसीईआरटी में क्लियर करवा देता हूँ। ये फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है, ये फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या होगा कि बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर क्या होता है, सेपल होते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, सेपल होता है। इसके बारे में आप कहाँ पे पढ़ोगे, सेपल, और ये बाहर, फिर इसके अंदर की ओर पेटल आता है, सेपल आता है, बाहर की ओर फिर पेटल आता है। सेपल ग्रीन कलर का होता है, पेटल होता नहीं है, थोड़ा कलरफुल होता है, जो कि इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये कहाँ पे आता है, इन सब के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है, आपके 11th के 5th चैप्टर के अंदर, है ना। और फिर आता है ये देखो सबसे बीच में, सबके बीच में क्या दे रखा है, ओवेरी दे रखा है, ओवेरी के बाद में स्टाइल दे रखा है, स्टिग्मा दे रखा है, और ये एंथर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, एंथर के बाद में एंथर दे रखा है, एंथर दे रखा है ना, और ये फिलामेंट दे रखा है।
तो इस डायग्राम में आप बोलोगे कि जो मैंने बताया कि स्टेमन होता है, स्टेमन किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो फिलामेंट, एक तो एंथर से मिलकर बना होता है, फिलामेंट से मिलकर बना होता है। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर स्टेमन होता है, वो स्टेमन दो चीज से मिलकर बना है, एक तो फिलामेंट से, एक एंथर से। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक है। देखो ये वाला हो गया, ये वाला है ना, ये वाला फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट का प्रोक्सिमल, ये डिस्टल एंड एंथर से जुड़ा हुआ है। फिलामेंट और एंथर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन, या ऐसे भी बोल सकते हैं स्टेमन फिलामेंट व एंथर से बना होता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिलामेंट, देखो फिलामेंट कैसा है, आप शेप में देखो इसे। फिलामेंट के एक तो क्या होता है, फिलामेंट लॉन्ग है और सिलेंडर स्टॉक है। दिखने से लग रहा है भाई लॉन्ग है और ये एक सिलेंड्रिकल स्टॉक है, और फिलामेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये एंथरलोब से। ठीक है, एंथर से जुड़ा हुआ है, एंथरलोब नहीं, एंथर से। एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और ये फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट हो गया और एक डिस्टल पार्ट है। इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टेमन। 3 बार रिवीजन करवा दिया स्टेमन स्टेमन बोल के मैंने, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। फिलामेंट है, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और इसका डिस्टल पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, एंथर से जुड़ा हुआ है ना। अब देखो एंथर से जुड़ा हुआ है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। की फिलामेंट का अटैच टू द थैलेमस एंड द पेटल ऑफ द फ्लावर, इससे जुड़ा होता है। पेटल ऑफ फ्लावर, आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर तो पता ही है ना, एक तो सेपल होता है जो कि आउटर साइड में होता है, एक पेटल होता है जो कि इनर साइड में होता है। पेटल होता है ये कलरफुल होता है, कलरफुल होता है जो कि पोलिनेशन में भी हेल्प करता है बाद में, है ना। और जो सेपल होता है ये आउटर होता है और ग्रीन होता है। ठीक है, ये फिर से वापस से, ये फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट अटैच है थैलेमस से और द पेटल ऑफ द फ्लावर से, और ये एंथर है, बाइलोब है, और ये डाइथिकस होता है प्रत्येक लोब में। ये प्रोक्सिमल एंड हो गया। चलो जी आगे देखते हैं। ओ भाई देखो आगे देखते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, है ना। तो आप स्टेमन में ये 2 पार्ट बता दिए। स्टेमन में फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया। प्रोक्सिमल एंड के बारे में बता दिया मैंने क्या होता है, प्रोक्सिमल एंड कहाँ से जुड़ा होता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इन्हें 1000 बार बोल दिया मैंने अब तक, पढ़ लेना ध्यान से। नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन इज द वेरिएबल इन द डिफरेंट स्पीसीज। नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन मतलब अलग अलग स्पीसीज में क्या होता है, जो स्टेमन होता है उसकी लेंथ भी अलग होती है और नंबर भी अलग अलग होते हैं। किसी में सोचो 100 स्टेमन हो सकते हैं तो किसी में 200 भी हो सकते हैं। और ये नीट में आने लायक, क्या लगता है भाई, नीट का पेपर डिफिकल्ट होगा, इजी होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सेम रिपीट करवा रहा हूँ। एंथर हो गया, बाइलोब होता है, और इस लोब हैव द 2 थीका, मीन्स इसकी एक लोब में 2 थीका होती है, उसे डाइथिकस कहते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखोगे ना आप, ये देखो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे किसकी, एंथर की। ये बाइलोब है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और इस लोब हैव द 2 थीका। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ लेना। ठीक है, और एक लोब है 2 थीका रखी है, तो 2 लोब कितने थीका रखेगी, 4 थीका रखेगी। सीधी सी बात है ना। ये लो साफ कर देते हैं, मस्त पढ़ो। 360 आराम से आएंगे, मेरे भी तो आए ना, आपके आएंगे भाई, आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ। ये देखो ये एंथर हो गया, एंथर के अंदर ये स्ट्रक्चर होगा, ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ये 2 लोब में डिवाइड कर दिया हमने, 2 लोब है, एक लोब के अंदर 2 थीका मान लो। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे 1 थीका मान लो, तो एक लोब के अंदर 2 थीका है। एक लोब में कितनी थीका है, तो 2 थीका है। इस तरह से पूरे के अंदर कितनी है, 4 थीका। यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, 2 लोब है, दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। अब नीचे देखना कि जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है कौन, एंथर किस तरह का है, टेट्रागोनल। 4 कोने दिखाई दे रहे, 1 2 3 4, चारों कोने, चारों कोनों में माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक एक कोने में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, किसके अंदर, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें, एंथर में, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, अब रिवीजन करवाता हूँ मैं आपका एक बार। ये देखो यहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा एक कोने में, दूसरे में ये रहा, तीसरे में ये रहा, चौथे में ये रहा, इस तरह 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। वही बात 0 से वापस पढ़ाता हूँ भाई, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन था, एंथर था, बाइलोब था, एक लोब के अंदर 2 थीका थे, 2 थीका थे, तो 2 थीका थे, है ना।
तो बाइलोब स्ट्रक्चर हो ही गई। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इसमें स्कोर कर सकता है। मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं 4 एक के अंदर, एक यंत्र के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि एक एक कोने में पड़े रहते हैं। 0 से 360 स्कोर तक करवाने की गारंटी मेरी, तभी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वरना मैं भी तो एनसीईआरटी उठा के डायरेक्ट समझा देता आपको, है ना। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, बाद में जाके पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक एक लाइन क्लियर होगी कि माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक में कन्वर्टिंग होगा, है ना। और कन्वर्टिंग होगा, सेक का मतलब आपको पता है ये वैक्यूल होता है ना, स्पेस होती है। और कहाँ ध्यान है आपका, चुपचाप पढ़ लो, इधर देख लो भाई, इतने मेहनत से बना रहा हूँ तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट है ना, थोड़ा पढ़ लो तुम। देखो पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन होता है ना, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। वापस से रिवीजन, ये फिलामेंट हो गया, ये कौन हो गया, एंथर हो गया, एंथर है, बाइलोब है, इस लोब में 2 थीका है, ये लॉन्ग था, सिलेंड्रिकल था और इसका प्रोक्सिमल पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ था, है ना। ये तीसरी बार नहीं, मैं 5वीं बार रिवीजन करवा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो एक एक पॉइंट पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं आपको टेलीग्राम पे, वो एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। बाइलोब था और ये 4 कॉर्नर थे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थी, प्रत्येक में एक लोब के अंदर 2 थीका थे, ठीक है। टेलीग्राम पे एक एक क्वेश्चन करना, मेरे को 50 क्वेश्चन दूंगा अप्रोक्स, उनमें से आपके भैया 45 प्लस होने चाहिए। टेट्रागोनल है, प्रत्येक में माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से मिलकर बना होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन कौन से सीक्वेंस याद करो, और ये बाहर से अंदर की ओर है। एपिडर्मिस, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर है, इनमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर होती है, टेपिटम होती है। इसमें EEMT वाली ट्रिक से याद कर लो, और बाहर से अंदर की ओर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। आंखें बंद करके एक बार बोलो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। इसमें एपिडर्मिस होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है, फिर एंडोथीसियम उसके अंदर की होती है। ये तीनों मिलकर प्रोटेक्शन और हेल्प इन द डेहिसेंस करती है। मीन्स ये प्रोटेक्शन करती है किसकी, जो टेपिटम वाले पार्ट की या अंदर वाले पार्ट की प्रोटेक्शन करती है, पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करता है, और हेल्प इन द डेहिसेंस, और उसके फूटने में मदद करती है। देखो टेपिटम, 4 ही लाइन लिखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 ही लाइन है और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको चारों लाइन ध्यान से पढ़नी है। टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। EEMT से पता ही चल रहा है ना, मैं सबसे अंदर की ओर है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर थी, एंडोथीसियम उसके अंदर थी, मिडिल लेयर थी, फिर टेपिटम थी। आंख बंद करके एक बार बोलो तो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। तो इसमें इनर मोस्ट लेयर होती है, ये नरिशिंग, पोषण देने का काम करती है। पोषण देगी, इसका मतलब क्या, इसके अंदर खुद के पास बहुत सारा पोषण है, मीन्स डेंस साइटोप्लाज्म है, तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। तो क्या 4 पॉइंट, सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर, टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है, ये दूसरों को पोषण देती है, नरिशिंग करती है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो, हेल्प इन द डेहिसेंस, ये तीनों बाहर की लेयर है, प्रोटेक्शन, हेल्प इन द डेहिसेंस कर रही है। टेपिटम में इनर मोस्ट लेयर है, नरिशिंग कर रही है, डेंस साइटोप्लाज्म में, और मोर देन 1 न्यूक्लियस है। इतना अच्छे से तो मैंने बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा और बताना है आपको, एनसीईआरटी में देख लेना, आप यहाँ पे सही से फोकस्ड नहीं हो रहा है तो आप एनसीईआरटी में देख लेना। ये वाला डायग्राम बता रहा हूँ मैं, इसमें ये एपिडर्मिस दिया हुआ है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से क्लियर कर लेना, यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको बताना जरूरी है इन 4 के अलावा, कि जो टेपिटम होती है ना, वो एग्जाइन भी बनाती है। एग्जाइन स्पोरोपोलेनिन होता है, तो स्पोरोपोलेनिन भी बनाती है, और ये पोलन किट भी बनाती है, जो कि पोलन ग्रेन के ऊपर पाया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, 4 पॉइंट याद कर लो, इनर मोस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो स्पोरोजेनस जो टिश्यू होता है,
स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेरे साथ बोलो एक बार, स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं यहाँ पे। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जो कि जिसमें होमोजीनियस सेल पाई जाती है, जिसमें एक जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है होमोजीनियस सेल होती है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रख लेना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होती है, उसकी इच सेल टिश्यू होती है तो टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। इच सेल पोलन दे सकती है, पोलन ग्रेन दे सकती है प्रत्येक सेल, और जो पोलन ग्रेन देती है स्पोरोजिनस टिश्यू में, जो माइक्रोस्पोरेंजियम में, उससे इस सेल पोलन दे सकती है। और उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, उस सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पोटेंशियल पोलन बोलते हैं, पोटेंशियल पोलन बोलते हैं। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन देने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस। सेम ही डेफिनेशन आप कहाँ पे पढ़ोगे, जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर पढ़ोगे आप। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, ठीक है। ये कुछ नीचे देख लो, सेम चीज़, फिलामेंट, एंथरलोब, और ये 2 एंथरलोब थे, डाइथिकस थी और बाइलोब था, और ये 4 स्पोरेंजिया पाए जाते थे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सेक में कन्वर्ट हो रहे थे, पोलन सेक में कन्वर्ट हो रहे थे। ये भाई 10वीं बार रिवीजन करवा रहा हूँ। 4 कोने थे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थी, प्रत्येक कॉर्नर पे वो था, और इसका ये प्रोक्सिमल एंड था, जो कि पेटल से जुड़ा होता था, ठीक है, पेटल से जुड़ा होता था। ऐसे आएंगे 36 मार्क्स। एक बार रिवीजन नहीं करने से नहीं, 1000 बार रिवीजन करो तब जाके 36 आएंगे, ठीक है। चलो भाई, एक बार 8वीं 9वीं 10वीं बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझा दूँ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का टेट्राड बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो क्या होता था आपको फिर बता दूं, बाइलोब स्ट्रक्चर थी, 4 थीका थे, और इसमें 4 लेयर थी। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर थी। जब पोलन ग्रेन टेट्राड कब बाहर निकलता है, जब क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो एंडोथीसियम होता है वो यहाँ से फट जाती है, और एंडोथीसियम में टेंशन बढ़ता है, और उसके फटने से पोलन ग्रेन बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने पोलन ग्रेन बना लिया, पोलन ग्रेन अलग हो गया था पोलन टेट्राड से। इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन क्या करता है, रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। भाई हम जानते हैं मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। मार्कर चेंज करते हैं, भैया काला वाला आ जा, छूमंतर, रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। एक एनसीईआरटी में नीचे लाइन लिखी हुई है कि हिबिस्कस होता है ना, उसे जब हाथ में लेते हैं तो येलोविश पाउडर आता है, वो किसके रीजन से होता है, वो पोलन ग्रेन के कारण से होता है। अब भाई येलो कलर आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन होती है ना, उनका भी कोई ना कोई कलर तो होता है, तभी तो येलो कलर का फील होता है हमें। जो डिफरेंट स्पीसीज होती है उनमें पोलन ग्रेन की शेप, साइज, कलर, डिजाइन ये सब अलग अलग होता है। उनकी शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकता है, ठीक है। और भाई पढ़ लो यार, ध्यान दो मेरी तरफ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से है। शेप व साइज, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शेप व साइज की। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी शेप स्पेरिकल दे रखी है एनसीईआरटी में, वैसे तो और भी होती होगी क्योंकि बता रखा है एनसीईआरटी खुद ने कि डिफरेंट होता है, तो स्पेरिकल याद रखना है। और इसकी साइज है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ध्यान रखना है डायामीटर है, क्योंकि हम हर जगह रेडियस याद करते हैं। तो 4 पॉइंट, पोलन ग्रेन है रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, और डिफरेंट स्पीसीज की शेप, साइज, कलर, डिज़ाइन ये सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसका डायामीटर स्पेरिकल है, और 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का डायामीटर इसके अंदर होता है। 11वीं बार रिवीजन स्वाहा, इतनी बार करवा दिया, आगे हो। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताता हूँ। पोलन ग्रेन होता है ना, उसके अंदर 2 लेयर होती है, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन इनर साइड वाली, एक्साइन बाहर वाली। और जो जम्पोर होता है वो एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे एब्सेंट होता है, कौन, एक्साइन जम्पोर पे एब्सेंट होता है। तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर है, एक्साइन, इंटाइन, ये दोनों लेयर है। एक्साइन होता है जहाँ पे एब्सेंट होता है वहाँ पे जम्पोर बनता है, ठीक है। चलो मेरे साथ तुम भी पढ़ो यार, आज तो काफ़ी मेहनत हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब कुछ।
देखो शेप अलग अलग है, पोलन ग्रेन की साइज अलग अलग है। शेप स्फेरिकल शेप बता दी मैंने, साइज अपने को बताई दी 25 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक होता है, ये मैंने बता ही दिया था। और येलोविश कलर का होता था, किसके अंदर, हिबिस्कस के अंदर होता था। ओके, एक्साइन और इंटाइन, इन दोनों में डिफरेंस करके बताता। एक्साइन आउटर है और स्पोरोपोलेनिन से बनी है। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। ओह, ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक गया है ना, ऑर्गेनिक वापस लिख देता हूँ, समझ जाना, ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। और भैया स्पोरोपोलेनिन को चाहे कितना ही टेम्परेचर दे दो, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस इनसे भी डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि आज दिन तक ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं हुआ जो कि स्पोरोपोलेनिन का डाइजेशन कर सके। ऐसा एंजाइम ही पैदा नहीं हुआ जो कि स्पोरोपोलेनिन का डाइजेशन कर सके। इसका मतलब स्पोरोपोलेनिन जिंदा है, अमर है। इस जर्मपोर क्या होता है, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन होता है ना, एक्साइन को ही बोलते हैं, और ये फॉसिल बनाता है। किसको, पोलन ग्रेन को। इसकी वजह से ही फॉसिल बनते हैं। इंटाइन इनर लेयर है, थिन लेयर है, कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन और इंटाइन दोनों में डिफरेंस करते हैं। एक्साइन है आउटर लेयर है, इंटाइन है इनर लेयर है। एक्साइन है, एक्साइन क्या है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जबकि ये पेक्टोसेल्यूलोज से बनी है। और एक्साइन है, एक्साइन क्या करता है, जो डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। और एक्साइन है, तो एक्साइन है ना, ये इंटाइन को सराउंड करता है, मतलब इंटाइन इसके अंदर होता है, जबकि इसके अंदर की ओर कौन होता है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर की ओर होता है। ये एक्साइन और इंटाइन में हो गया। आउटर है स्पोरोपोलेनिन, ये है ना, ये ध्यान रख लेना एक्साइन और इंटाइन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो और देखा था हमने, ये देखो, सॉरी यहाँ पे जंप फोड़ तो बनाने तो, ऐसे कैसे ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने इसकी। पोलन ट्यूब बनता है, वो पोलन ट्यूब कौन होता है, जो इंटाइन होता है वो आगे बढ़ के पोलन ट्यूब देता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो जंप फोड़, जहाँ जंप फोड़ कहाँ होता है, जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होता है, और वहाँ से पोलन ट्यूब बनती है। और पोलन ट्यूब किससे बनती है, पोलन ट्यूब बनती है इंटाइन से। ये एनसीईआरटी में बताता हूँ। देखो अब वाला पार्ट तो एनसीईआरटी से कवर करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि पोलन ग्रेन होता है ना, बहुत सारी स्पीसीज का पोलन ग्रेन होता है ना, वह एलर्जी और ब्रोंकियल एप्लीकेशंस करता है बहुत सारे पीपुल में। और यदि ये लॉन्ग टाइम तक रहता है तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 2, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं। एक और चीज़ लिखी है इसमें कि पार्थेनियम, जिससे कैरेट ग्रास बोलते हैं, देखो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास उसे इंडिया में इंपोर्ट किया गया था, इंपोर्ट किया गया गेहूं के साथ में आई थी वो, और उसने क्या किया था, एलर्जी की थी। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास क्या थी, गेहूं के साथ इंपोर्ट हुई थी और इसने एलर्जी की थी। ये ध्यान रखना है, कैरेट ग्रास एलर्जी के लिए। कुछ कुछ बेसिक नाम है, मेरे को तो पता नहीं क्यों गाजर घास हिंदी में बोलते थे, तो मुझे बड़ी जल्दी याद होती थी कैरेट और ग्रास से। ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ओ भाई फोकस हो जा, क्यों बच्चों को परेशान करता है, क्यों बच्चे की जान लेता है। यहाँ से तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख लेना, सही से फोकस नहीं हो पा रहा है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं रिच इन द न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और पोलन टेबलेट्स और सप्लीमेंट्स में इसका काम में लिया जाता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेबलेट और सिरप इसमें काम में लिया जाता है, और एथलीट और रेस हॉर्सेज इसको, एथलीट और रेस हॉर्सेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना। जनरल चीज़ें लिखी हुई है, अब तो कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे तो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो बात खत्म हो ही गई कि पोलन ग्रेन है, रिच सप्लीमेंट है, रिच न्यूट्रिएंट है, और पोलन टेबलेट और फूड सप्लीमेंट में देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है, और सिरप में काम में लेते हैं, टेबलेट में काम में लेते हैं, और एथलीट और रेस हॉर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। अब पोलन ग्रेन की वायबिलिटी, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट की होती है। किस किस के अंदर, वीट और राइस के अंदर ओनली 30 मिनट की होती है, जबकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी इनके अंदर कुछ मंथ की होती है। तो वायबिलिटी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, आज भी मैं पूछूंगा, पहले ही बता दूं वीडियो लेक्चर देखने से पहले कि वायबिलिटी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी कैसे भी याद कर लो, RLS या SLR, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी की 1 मंथ वायबिलिटी है। वीट और राइस की वायबिलिटी कितनी है, वीट और राइस की वायबिलिटी है ओनली 30 मिनट है। ठीक है, और इसमें यह ध्यान रखना है कि नीचे लिखा हुआ है कि लिक्विड नाइट्रोजन में इसे स्टोर किया जाता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर
196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी पहले नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने टेम्परेचर पे इसे स्टोरेज किया जाता है, पोलन ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। और लिक्विड नाइट्रोजन भी ध्यान रखना, लिक्विड हाइड्रोजन दे देगा, लिक्विड नाइट्रोजन दे देगा। तो ये हमने पढ़ा था आज का। और ये सब चीज़ें आपको, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में 2 सेल थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, इसके बारे में। देखो यार, आपको पता ही है टेलीग्राम पे हमारा डेली टास्क चल रहा है, इससे काफ़ी नॉलेज आएगा आपको, है ना। और 360 मार्क्स पक्की बात है, आप ज़रूर करोगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी 360 मार्क्स आए थे नीट में। यही चीज़ था कि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना। ऐसा थोड़े ना है मैं बनाने में तो 30 मिनट में पूरा चैप्टर भी ख़त्म करवा दूँ, पर बात वही है कि आपको चैप्टर ही ख़त्म नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट कर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दोबारा रिवीजन करवा दूँ, ये फिलामेंट हो गया, इसका प्रोक्सिमल पार्ट हो गया, प्रोक्सिमल पार्ट होता था। और ये एंथर हो गया जो कि बाइलोब था। और ये डाइथिकस था, इस लोब में 2 थिकस थे। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थी, ये 2 थीका हो गए, ये 2 थीका हो गए, ये 2 थीका है। ओके, चलो अब आप पढ़ लेना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना आज रात को। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ।